उत्तर प्रदेश की पवित्र भूमि, जहां गंगा यमुना की धाराएं अनगिनत राजवंशों की गाथाएं बहाती चली आ रही हैं, वहां राजनीति का रंगमंच सदियों से सत्ता के लिए खूनी जंगों का साक्षी रहा है। लेकिन इस मंच पर एक ऐसी लड़ाई लड़ी गई जो केवल कुर्सी की जंग नहीं थी, बल्कि सदियों पुरानी जातीय दमन की जंजीरों को तोड़ने का साहसिक विद्रोह था। एक तरफ थी बहुजन समाज पार्टी की अगुआ, दलित समाज की प्रखर बेटी मायावती, वो महिला जो कांशीराम के सपनों को हकीकत में ढालने वाली लोहे की तरह अटल इरादों की योद्धा बनी। दूसरी तरफ था रघुराज प्रताप सिंह, जिसे लोग राजा भैया के नाम से जानते हैं, एक ठाकुर राज परिवार का वारिस, जिसकी दबंग छवि कुंडा की संकरी गलियों से लेकर लखनऊ की सियासी चौपालों तक गूंजती रही। ये टकराव दो व्यक्तियों का नहीं था, ये था दलित उत्थान की चिंगारी बनाम सामंती ठाकुरवाद की गहरी जड़ों का संघर्ष। ये कहानी इसलिए अनसुनी है क्योंकि इतिहास की किताबों में विजेताओं की प्रशंसा तो लिखी जाती है, लेकिन पराजितों की साजिशें और चालबाजियां अक्सर धुंध में खो जाती हैं। मायावती की इस जंग में, जहां हर कदम पर खतरे मंडराते थे, हर फैसले पर सवालों की बौछार होती थी, उनकी अटूट दृढ़ता ने दलित समाज को एक नई रोशनी दी। ये कथा है साहस की, न्याय की और उस अन्याय के खिलाफ विद्रोह की जो ऊपरी जातियों के दबंगों ने दलितों पर सदियों से थोपा। आइए दोस्तों, इस ऐतिहासिक टकराव की परतों को खोलें, शब्दों की गहराइयों में डूबें और महसूस करें उस जज्बे को जो मायावती के हृदय में धधक रहा था, दलित सम्मान की वो आग जो कभी बुझने वाली नहीं। साथियों, आप भी महसूस करेंगे कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हमारे समाज की हकीकत है, जहां संघर्ष आज भी जारी है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय भीम जय संविधान जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य, जहां जनसंख्या के आंकड़े डरावने हैं, लेकिन दलितों की हिस्सेदारी और भी दर्दनाक, लगभग 21% आबादी जो गरीबी, सामाजिक भेदभाव और बहिष्कार की जकड़न में जकड़ी हुई है। ऐसे माहौल में 15 जनवरी 1956 को दिल्ली के एक साधारण दलित परिवार में जन्मी कुमारी मायावती का जीवन एक जीवंत मिसाल बन गया कि कैसे एक साधारण लड़की जो शुरू में स्कूल की शिक्षिका बनी, राजनीति के शिखर पर पहुंचकर इतिहास रच सकती है। उनके पिता प्रभुदास एक डाकघर कर्मचारी थे और मां रामरती घर संभालती थीं। बचपन से ही मायावती ने जातिगत अपमान सहा, स्कूल में अलग बैठना, पानी के लिए अलग घड़ा, ये सब उनके मन में विद्रोह की चिंगारी बन गए। 1977 में महज 21 साल की उम्र में उन्होंने दिल्ली के संविधान क्लब में एक सभा में जोरदार भाषण दिया, जहां कांशीराम ने उनकी प्रतिभा को पहचाना। दलितों को शिक्षित करो, संगठित करो और संघर्ष सिखाओ, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मंत्र था, जिसे मायावती ने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। मित्रों, सोचिए तो एक युवा लड़की कैसे इतनी ताकतवर बन जाती है कि पूरा समाज उसकी तरफ देखता है। ये सब उनके साथियों के समर्थन से ही संभव हुआ। कांशीराम के मार्गदर्शन में 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई और मायावती उसकी आत्मा बनी। पार्टी का मकसद था बहुजनों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को सत्ता में हिस्सेदारी दिलाना। उस दौर में दलितों को सिर्फ वोट बैंक माना जाता था, लेकिन सत्ता के गलियारों में उनका प्रवेश वर्जित था। मायावती ने गांव-गांव घूमकर लोगों को जागृत किया। उनके भाषणों में अंबेडकर की गूंज थी, मैं दलित हूं, इसलिए मुझे सताया जाता है, लेकिन मैं झुकूंगी नहीं। 1989 में वे पहली बार लोकसभा सदस्य बनी, फिर 1993 में विधायक। लेकिन असली क्रांति 1995 में आई, जब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन से मायावती पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। वो पहली दलित महिला मुख्यमंत्री थी, एक ऐतिहासिक क्षण जो दलित समाज के लिए आशा की किरण बना। हालांकि गठबंधन टूटा और सरकार सिर्फ 137 दिन चली, लेकिन उस छोटे कार्यकाल में उन्होंने दलितों के लिए बहुत किया। अंबेडकर पार्कों का निर्माण शुरू हुआ, आरक्षण का सख्ती से पालन हुआ और ऊपरी जातियों के दबंगों पर नकेल कसी गई। दोस्तों, कल्पना कीजिए कितनी मुश्किल होगी ऐसी स्थिति में सत्ता संभालना, लेकिन मायावती ने अपने मित्रों और साथियों के साथ मिलकर इसे संभव बनाया। 1997 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी, लेकिन फिर गठबंधन टूटा। इन अनुभवों ने मायावती को सिखाया कि सत्ता अस्थिर है, लेकिन सिद्धांत अटल है। 2002 के चुनावों में बहुजन समाज पार्टी ने 98 सीटें जीती, लेकिन कोई स्पष्ट बहुमत नहीं था। समाजवादी पार्टी के 143, भारतीय जनता पार्टी के 88 सीटें थीं। राष्ट्रपति शासन के बाद भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मायावती फिर मुख्यमंत्री बनी। यह वो दौर था जब उत्तर प्रदेश में जातिगत हिंसा चरम पर थी। ठाकुर, ब्राह्मण, यादव जैसे दबंग समुदाय सत्ता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे। रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया, जिनका जन्म 31 जुलाई 1969 को प्रतापगढ़ के बेंट कोठी में हुआ, ठाकुर राज परिवार के वारिस थे। उनके पिता उदय प्रताप सिंह पूर्व विधायक थे और परिवार की विरासत में 600 एकड़ का बेंट तालाब शामिल था। वो तालाब जहां घड़ियाल पाले जाते थे और विरोधियों को निपटाने की अफवाहें आम थीं। राजा भैया ने 1993 में कुंडा से निर्दलीय चुनाव जीता और उनकी जीत का अंतर रिकॉर्ड था।
1993 में सबसे बड़ा मार्जिन, 1996 में और बड़ा। उनकी ताकत थी स्थानीय ठाकुरों का समर्थन, निजी सुरक्षा बल जैसी प्रताप सेना और राजनीतिक दलों को तोड़ने जोड़ने की कला। लेकिन मायावती के लिए ऐसे दबंग दलित उत्थान के रास्ते में रोड़ा थे। साथियों, यहाँ देखिए कैसे दो अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग आमने सामने आ गए और ये संघर्ष सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरे समाज का था। मायावती का उदय सिर्फ सियासी नहीं था, ये एक भावनात्मक क्रांति थी। बचपन में ट्रेन में आरक्षण के लिए लड़ने वाली लड़की अब राज्य की सर्वोच्च कुर्सी पर थी। उन्होंने मायावती आवास योजना शुरू की, जिसमें लाखों दलित परिवारों को घर मिले। दलित साहित्य को बढ़ावा दिया, आम्बेडकर जयंती पर विशाल समारोह आयोजित किए। लेकिन ऊपरी जातियों का विरोध स्वाभाविक था, वे दलितों के उभार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। राजा भैया जैसे नेता मायावती को चुनौती मानते थे। ये टकराव 1997 से शुरू हुआ, जब राजा भैया ने बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को तोड़ा। मायावती के नजरिए से यह विश्वासघात था, एक ठाकुर दबंग का दलित नेता के खिलाफ षड्यंत्र। उनकी आत्मकथा में वे लिखती हैं कि ऐसे दबंग सदियों से दलितों का शोषण करते आए हैं। मायावती ने कभी हार नहीं मानी। उनकी डायरी में लिखा है, मुझे मार डालो लेकिन दलितों का हक मत छीनो। ये भावना उन्हें इस जंग के लिए तैयार कर रही थी। मित्रों, सोचिए कितनी गहरी होगी वो पीड़ा जब अपने ही साथियों को तोड़ा जाए, लेकिन मायावती ने इसे ताकत में बदल दिया। मायावती का सफर कांटों भरा था। 1980 के दशक में जब वे बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉय फेडरेशन में काम करती थी, तो ऊपरी जातियों के विरोध का सामना किया। लेकिन कांशीराम ने उन्हें सिखाया, सत्ता ही कुंजी है। 1995 के शपथ ग्रहण में जब वे कुर्सी पर बैठी तो दलित समाज की आंखों में आंसू थे। पहली बार कोई अपनी बेटी सत्ता में थी। उनके कार्यकाल में दलितों पर अत्याचार के मामलों में सख्त कार्रवाई हुई। उदाहरण के लिए, ठाकुरों द्वारा दलित गांवों पर हमले रोकने के लिए विशेष टास्क फोर्स बनाई। राजा भैया की दबंगई की कहानियां जैसे कुंडा में विरोधियों को धमकाना मायावती के कानों तक पहुंची। उन्होंने फैसला किया कि ऐसे सामंती तत्वों को कुचलना जरूरी है। 2002 में सत्ता संभालते ही मायावती ने दलित सशक्तिकरण की योजनाएं तेज की। कांशीराम आवास योजना, जहां गरीब दलितों को मकान मिले, शिक्षा में आरक्षण का सख्त पालन और पुलिस में दलित अधिकारियों की भर्ती। लेकिन सियासी साजिशें जारी रहीं। राजा भैया, जो निर्दलीय थे लेकिन प्रभावशाली, मायावती को अस्थिर करने की कोशिश में लगे। यह संघर्ष दलितों की सामूहिक पीड़ा का प्रतीक था। मायावती की आंखों में सपना था एक समान समाज का, जबकि राजा भैया की दुनिया में राज परिवार का राज ही सब कुछ था। भावपूर्ण तरीके से सोचें दोस्तों, रातें जब मायावती अकेले बैठकर सोचती, क्या मैं ये लड़ाई जीत पाऊंगी, लेकिन दलित कार्यकर्ताओं का समर्थन उन्हें ताकत देता। यह उदय न सिर्फ व्यक्तिगत था बल्कि पूरे समाज का उत्थान था। आज भी मायावती दलित आइकन है, जिन्होंने साबित किया कि सपने हकीकत बन सकते हैं। साथियों, यह दिखाता है कि एक व्यक्ति के प्रयास से पूरा समुदाय बदल सकता है, और उनके मित्रों ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई। 1997 का वर्ष उत्तर प्रदेश की सियासत में एक काला अध्याय था। कल्याण सिंह की भारतीय जनता पार्टी सरकार संकट में थी, बहुमत सिमट रहा था और सरकार गिरने की कगार पर थी। तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी नेता राजनाथ सिंह ने राजा भैया से संपर्क किया, भाई सरकार बचानी है, बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को तोड़ो। राजा भैया ने ठीक वैसा ही किया। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के कई विधायकों को तोड़कर कल्याण सिंह की सरकार को बचा लिया। इससे पार्टी में बड़ा विभाजन हुआ और मायावती को गहरा आघात लगा। बहुजन समाज पार्टी, जो दलितों की एकमात्र आवाज थी, उसे ऊपरी जातियों के हितों के लिए तोड़ा गया। मायावती ने विधानसभा में जोरदार विरोध जताया, ये साजिश है, दबंग ठाकुर दलितों को कुचलना चाहते हैं। लेकिन सियासी खेल में राजा भैया को इनाम मिला, मंत्री पद। मायावती के लिए यह महज सियासी हार नहीं थी, ये जातिगत षड्यंत्र था, जो सदियों पुरानी दमन की व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास था। मित्रों, देखिए कैसे सत्ता के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन मायावती जैसे नेता अपने साथियों के साथ खड़े रहते हैं। मायावती की नजर में 1996 में बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन टूटने के बाद 1997 की घटना ने साबित किया कि दबंग नेता कभी भरोसेमंद नहीं होते। उनके भाषणों में गहरा दर्द झलकता, मेरे जैसे दलित नेता को तोड़ने की साजिशें जारी रहेंगी, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। राजा भैया की दबंग छवि कुंडा में प्रताप सेना जैसी ताकत से मजबूत थी, जो स्थानीय कानून को चुनौती देती थी। अफवाहें थीं कि उनके तालाब में विरोधियों को घड़ियालों के हवाले किया जाता था। मायावती ने इसे सामंती अत्याचार का चरम माना। 2002 में सत्ता लौटते ही उन्होंने चेतावनी दी, अब दबंगों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। यह चेतावनी सिर्फ शब्द नहीं थी, यह दलित समाज की सामूहिक आवाज थी। मायावती ने दलित साहित्य और जागरूकता को बढ़ावा दिया। आम्बेडकर जयंती पर लाखों लोगों को इकट्ठा कर कहा,
राजा भैया जैसे ठाकुर सदियों से दलितों का शोषण करते आए हैं। अब वक्त बदल गया। भावपूर्ण दृष्टि से देखें, एक महिला जो रातें जागकर सोचती कि कल कौन सा कदम दलितों को मजबूत करेगा। 1997 का विश्वासघात ने उन्हें और दृढ़ बनाया। दोस्तों, ये हमें सिखाता है कि विश्वासघात से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए और साथियों का साथ कभी न छोड़ें। 1997 में जब कल्याण सिंह सरकार गिरने वाली थी, राजा भैया ने न सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के 37 विधायकों को तोड़ा बल्कि कांग्रेस के भी। मायावती ने सदन में आरोप लगाया कि ये पैसे, धमकी और लालच से किया गया। राजा भैया ने बाद में कहा कि कोई डील नहीं थी, सिर्फ बहुमत जुटाना था। लेकिन मायावती के लिए ये दलितों के साथ धोखा था। उन्होंने पार्टी को पुनर्गठित किया, कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया और 2002 के चुनावों में मजबूत वापसी की। यह घटना अनसुनी इसलिए रही क्योंकि मीडिया ने दबंगों को हीरो बनाया, लेकिन मायावती की पीड़ा को नजरअंदाज किया। उनकी आत्मकथा में वे लिखती हैं, विश्वासघात ने मुझे सिखाया कि न्याय के लिए अकेले लड़ना पड़ता है। इस जड़ से टकराव की शाखाएं फैली। राजा भैया की साजिश ने मायावती को सतर्क किया। उन्होंने दलित युवाओं को संगठित किया, सभाओं में कहा, दबंगों की चालें समझो और एकजुट होकर लड़ो। साथियों, यहां देखिए कैसे एक हार को जीत में बदल दिया जाता है और मित्रों के सहयोग से पार्टी को फिर से खड़ा किया जाता है। 1997 का विभाजन बहुजन समाज पार्टी के लिए बड़ा झटका था, लेकिन मायावती ने इसे अवसर बनाया। उन्होंने नए नेताओं को तैयार किया, महिलाओं को पार्टी में जगह दी। राजा भैया की भूमिका ने ठाकुरवाद की असलियत उजागर की। वे सत्ता के लिए किसी को भी तोड़ सकते हैं। मायावती की चेतावनी थी, अब हम तैयार हैं। भावनाओं की लहर, कल्पना करें, मायावती विधानसभा में खड़ी, आंखों में आंसू, लेकिन आवाज में आग, दलितों का खून बहाना बंद करो। ये संघर्ष दलित इतिहास का हिस्सा बना, जहां एक महिला ने दबंगों को ललकारा। 2002 में जब साजिशें फिर शुरू हुई, मायावती तैयार थीं। उन्होंने कहा, मैं जानती हूं राजा भैया जैसे लोग फिर आएंगे, लेकिन इस बार जवाब दूंगी। यह जड़ें गहरी थीं, लेकिन मायावती की जड़ें और मजबूत थीं, माइनस दलित समाज की जड़ें। दोस्तों, ये हमें बताता है कि मजबूत जड़ें ही असली ताकत होती हैं और साथियों के साथ मिलकर ही ऐसी जड़ें बनती हैं। 2002 का नवंबर महीना, लखनऊ की ठंडी हवाओं में तनाव की गंध फैली हुई थी। मायावती की सरकार अल्पमत में थी और निर्दलीय विधायक जैसे राजा भैया साजिशों के जाल बुन रहे थे। समाजवादी पार्टी के 20 विधायकों ने राज्यपाल से मिलकर सरकार गिराने की मांग की। मायावती को सूचना मिली कि राजा भैया समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर विधायकों को तोड़ रहे हैं। रात के अंधेरे में पुलिस ने राजा भैया को गिरफ्तार कर लिया। आरोप थे सरकार अस्थिर करने की साजिश और यहां तक कि मायावती की हत्या की योजना। मायावती ने कहा, वे मुझे मारना चाहते थे। राजा भैया और उनके पिता ने षड्यंत्र रचा। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट लगाया गया। राजा भैया जेल पहुंचे। उनके पिता उदय प्रताप सिंह और भाई अक्षय प्रताप पर भी केस दर्ज हुए। मित्रों, सोचिए कितना साहस चाहिए होगा ऐसी कार्रवाई करने में, लेकिन मायावती ने अपने साथियों की मदद से यह किया। मायावती का यह फैसला साहस का प्रतीक था। एक दलित महिला मुख्यमंत्री ने दबंग ठाकुर को चुनौती दी। विधानसभा में मायावती खड़ी, आवाज कांपती, लेकिन इरादा मजबूत, मैं डरूंगी नहीं। दलितों का खून व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट के तहत ट्रायल मध्य प्रदेश शिफ्ट किया गया क्योंकि उत्तर प्रदेश में दबाव था। राजा भैया 10 महीने जेल में रहे। उनके जुड़वा बेटों का जन्म जेल के बाहर हुआ, एक विडंबना, लेकिन मायावती के लिए यह न्याय था। उन्होंने बेंट तालाब, 600 एकड़ का वो विशाल जलाशय खुदवाने का आदेश दिया। खुदाई में कथित नरकंकाल मिलने की अफवाहें उड़ी जो राजा भैया की दबंगई का प्रमाण थीं। तालाब को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार में बदल दिया गया, एक प्रतीक कि दबंग की ताकत को दलित सम्मान के नाम पर समर्पित किया जा सकता है। साथियों, ये बदलाव दिखाता है कि कैसे एक फैसला पूरे इतिहास को बदल सकता है। राजा भैया की गिरफ्तारी ने पूरे ठाकुर समुदाय को हिला दिया। कुंडा में विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन मायावती अडिग रही। उन्होंने कहा, सामंतवाद को खत्म करना होगा। ये टकराव मीडिया में छाया रहा, लेकिन मायावती की नजर में ये दलितों की जीत थी। रात में जब मायावती सोचती, क्या मैं सही हूं? लेकिन दलित कार्यकर्ताओं के कॉल आते, बहन जी, आप हमारी उम्मीद हो। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट का इस्तेमाल विवादास्पद था, लेकिन मायावती ने इसे न्याय का हथियार बनाया। राजा भैया ने कहा, मायावती का यह कदम उनकी राजनीति खत्म करेगा, लेकिन मायावती हंसी, मेरा अंत, दलित उत्थान मेरा अमरत्व है। दोस्तों, यहां देखिए कैसे साहस से डर को हराया जाता है और मित्रों का साथ कितना महत्वपूर्ण होता है। गिरफ्तारी की रात पुलिस ने राजा भैया के घर पर छापा मारा। हथियार बरामद हुए। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वे सामंती आतंकी हैं।
यह संघर्ष जाति की दीवारें तोड़ रहा था। दलित युवा प्रेरित हुए, अगर बहन जी कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं। 2003 तक ये उफान चरम पर पहुंचा। मायावती ने दलित सुरक्षा के लिए नए कानून लागू किए, पुलिस में सुधार किए। राजा भैया पर अपहरण, हत्या के केस भी दर्ज हुए। कल्पना करें, जेल में राजा भैया, बाहर मायावती। दलित सभाओं में यह जीत तुम्हारी है। ये उफान ने साबित किया कि दबंगों को चुनौती दी जा सकती है। मित्रों, ये हमें प्रेरित करता है कि संघर्ष से ही बदलाव आता है। 2003 का मार्च, मायावती सरकार गिरी। मुलायम सिंह यादव ने सत्ता संभाली और आधे घंटे में प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट हटा दिया। राजा भैया रिहा हुए और खाद्य मंत्री बने। मायावती के लिए यह झटका था, लेकिन हार नहीं। उन्होंने कहा, सत्ता आती जाती है लेकिन सिद्धांत रहते हैं। मैंने दबंग को ललकारा और इतिहास मुझे न्याय देगा। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट केस में कोर्ट ने राहत दी, लेकिन मायावती का कदम दलितों के लिए प्रेरणा बना। फिर 2007 में मायावती पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बनी, लेकिन टकराव जारी रहा। साथियों, देखिए सत्ता कैसे बदलती है, लेकिन सिद्धांत नहीं बदलते। 2012 में अखिलेश सरकार में राजा भैया मंत्री बने, लेकिन 2013 में चरम डीएसपी जिया उल हक की हत्या में राजा भैया का नाम आया। मायावती ने तुरंत इस्तीफे की मांग की। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने क्लीन चिट दी, लेकिन मायावती अडिग, न्याय पूरा होना चाहिए। यह चरम था, दबंग की साजिश उजागर। राजा भैया ने कहा, मायावती डर गईं, लेकिन सच्चाई, मायावती ने साबित किया दलित नेता कमजोर नहीं। भावपूर्ण, मायावती अकेले कमरे में फाइलें देखती माइनस दलितों के लिए। ये जंग ने उन्हें लौह महिला बनाया। 2013 के बाद अखिलेश ने राजा भैया को फिर मंत्री बनाया, लेकिन 2025 में अखिलेश ने कबूल किया, मायावती का फैसला उलटना गलती थी। मायावती की विजय। दोस्तों, ये दिखाता है कि समय के साथ सच्चाई सामने आती है। 2013 की हत्या, गोलीबारी में डीएसपी मारा गया। मायावती ने केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराई। राजा भैया का इस्तीफा, सियासत हिल गई। लेकिन मायावती ने दलित सुरक्षा पर जोर दिया। यह चरमोत्कर्ष न्याय का था, जहां एक दलित बेटी ने दबंग को हराया। मित्रों, ये न्याय की जीत का उदाहरण है। आज 2025 में पीछे मुड़कर देखें तो मायावती का ये टकराव दलित इतिहास का स्वर्णिम पन्ना है। राजा भैया आज भी कुंडा के राजा हैं, लेकिन मायावती, वह दलित महिला सशक्तिकरण की प्रतीक हैं। उनके फैसलों ने साबित किया दबंगों को चुनौती दी जा सकती है। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।